मेंस का क्वेश्चन है ना। देखो वो कह रहा है अगर 50 बच्चे कम अप्लाई करते और 25, देखो 50 स्टूडेंट्स अप्लाई करते कम और 25 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते SCLC, तो जो रेशो थी selected to unselected की that would have been 9:4. ठीक है। How many candidates had applied if the ratio of selected to unselected? If the ratio of selected to unselected was equal. ऑप्शंस दिए हुए हैं। दिलीप कभी भी क्वेश्चन भेजो तो आंसर भेजा करो, वैसे पता कैसे चलेगा? ठीक है भैया। अगर डायरेक्ट करना है तो मैं इसको ट्राई करना चाहूंगा, इस ऑप्शन को 13 से डिवाइड करके देखना एक बार। एक मिनट, बल्कि 3 से करके देखो। 375, 10 और 5 15 हो रहा है डिवाइड। इसके अलावा कोई ऑप्शन जो 3 से डिवाइड हो रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है, 7 8 ये नहीं, यही आंसर है। अब मैंने कैसे किया दिलीप? अगर ये एग्जाम में आता तो कैसे करते? सिंपली आप एक चीज देखो, वो कह रहा है कि अगर 50 बच्चे कम अप्लाई करते और 25 कम सेलेक्ट होते तो रेशो होती है, ठीक है। और अदरवाइज जो नॉर्मल जो सेलेक्ट हुए हैं और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो रेशो है 2:1 की। टोटल बच्चे हुए कितने? 3। अब 3 का कोई भी फैक्टर आप ऑप्शन में देख लो, सिवाय 375 के कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हो जाए। एक बार इसका आंसर मेरे को चेक करके बता सकते हो दिलीप? हाँ भैया, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, इसका आंसर क्या है? ये किरण से लिया है ना क्वेश्चन? भैया 3 है। ऑप्शन 375 ना, हाँ CGL भैया। 2018 मेंस का क्वेश्चन है। रेशो के क्वेश्चन ओवरऑल। ओरली हाँ, हो सकते जैसे हैं। ये हाँ पूछो। जैसे ये सेकंड केस में भैया ओवरऑल स्टूडेंट दिया है, जैसे फर्स्ट केस में माइनस प्लस किया है। करेक्ट। ओवरऑल 3 बच्चे डिवाइड कर दिया, वही आंसर है, बच्चे उतने में रहेंगे बस। हाँ ऐसे ही किया ना आपने, जो समझा था। हाँ, ऐसा ही किया है। देखो दिलीप, एक चीज समझो, मान के चलो इनिशियल जो रेशो थी वो 2:1 थी। ये सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और ये अनसेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। टोटल बच्चे हो गए 30, ठीक है। अब वो कह रहा है जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है कि अगर 50 बच्चे कम होते, यानी अगर ये 30x टोटल है तो 30x माइनस 50 बच्चे हो जाते और 25 कम सेलेक्ट होते, यानी 2x में से 25 कम सेलेक्ट होते तो रेशो जो है वो हो जाती 9:4 की। ये जो रेशो है 9:4 की हो जाती। ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि बच्चे टोटल हैं कितने। आपको क्या देखना था? सिर्फ ये देखना था टोटल बच्चे कितने, 30x बच्चे टोटल हैं। ऑप्शन में बस 30 का मल्टीपल आप देख लेते या 3 का मल्टीपल आप देख लेते। ये 30 कहाँ से आएगा? 3 आना चाहिए। ठीक है, 2:1 3 टोटल हुआ ना। अगर वो पूछता कि यहाँ पे कितने बच्चे हुए, आप उसमें फिर देखते रेशो इसकी 13 का मल्टीपल ढूंढते। ठीक है, क्योंकि वो 9:4 जो है वो फाइनल रेशो है। बहुत देखो, रेशो का तो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं,
ऑप्शंस देख के विद इन 10 सेकेंड्स क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने देख लिया आंसर ऑप्शन सी ही था, यानी लेस देन 5 सेकेंड्स। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा 3 से डिवाइड करके देखो, अदरवाइज मैं होता तो लेस देन 5 सेकेंड्स में मैं इसको करता और आगे बढ़ जाता। ठीक है। मेरा स्पीड 5 सेकंड्स तो नहीं है, मगर मैं मैक्सिमम 1 या 2 मिनट में क्वेश्चन अगर हार्ड है तो, नहीं तो फिर विद इन 1 मिनट में कर दूं। गुड। चलो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अपनी, जहाँ पे छोड़ा था। तबीयत थोड़ी सी डाउन है। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 हमने पढ़ लिया। हमने ये देखा था कि नाना साहेब और जो अलग अलग लीडर्स अलग अलग जगहों से थे, उन्होंने अपनी अपनी जगहें कब्जा ली। और कब्जा के उन्होंने क्या किया, जो भी उधर ब्रिटिशर्स थे या उनकी फैमिलीज थी, उनको जाने को कहा कि भाई इधर से चले जाओ। बट रास्ते में जो लोग थे, उन्होंने उन पे भी हमला कर दिया, और उससे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर थी, इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया उसको इंग्लैंड के अंदर कि देखो हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, कि हमारे निहत्थे लोगों पर हमला हुआ, हमारी फैमिलीज के साथ मारपीट हुई, हमारे साथ लूटपाट हुई। और उसको जस्टिफाई करने के लिए इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपनी पावर शो करने के लिए, जो भी टाउन्स गंगा किनारे थे, आप यकीन मानेंगे जितने भी पेड़ थे, सभी पर, हर पेड़ पे एक लाश को टांग दिया गया था मार के। इवन जो भिखारी भी थे ना उस जगह के, सबको मार दिया गया, ये कह के कि भाई ये भी जो लोग थे रिवोल्ट में शामिल थे। जो सोल्जर्स थे, उनको तोप से बांध के उड़ा दिया गया, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि भाई अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसी ने बगावत की तो उनके साथ ऐसा होगा। तो 1857 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है। क्या 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 अब हम पढ़ेंगे। एक आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इंडिया में बहुत दहशत थी, इंडिया के इंडियंस के मन में इनके प्रति और ज्यादा घृणा हो गई थी। 1858 के अंदर आता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट किस में चेंज हो गई, कोई बच्चा बताएगा? वाइसरॉय। वेरी गुड। ये पोस्ट बन गई वाइस रॉय। तो लास्ट गवर्नर जनरल और वाइस रॉय फर्स्ट कौन था भाई? 1857 का रिवोल्ट किसके राज में हुआ था? इट वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो ही वाज द लास्ट नहीं, गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। हाँ बोलो। डाउट क्या ना भैया, जैसे जो पॉलिटिकल जो रीजन था 1857 में, क्या हाँ जी। ये जो ये क्या नाम ना, ये नाना साहिब था, उसको पेंशन मना कर दी थी, इसलिए ये भी रीजन था क्या? नाना साहिब को नहीं भाई, नाना साहिब को नहीं, पेंशन के लिए था वो अपना कहते थे। अकबर टू जो था, उसकी पेंशन इन्होंने उसको लगा मेरी पेंशन कम है, इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा गया था। ठीक है, कि नहीं मेरी भैया, ये जो पेंशन। हम्म। इसमें लिखा है, नाना साहिब वाज refused पेंशन एज ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। एक्चुअली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वाज नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम एज किंग। और ये जो थे नाना साहिब भी कौन थे, मराठा ही तो थे। जब मैंने आपको ये एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ाया था, देखो एक मिनट। इसके अंदर जो लास्ट इनका रूलर था, बाजीराव सेकंड। एक मिनट। तबीयत बहुत खराब है भाई मेरी, जस्ट अ सेकंड। हाँ, जो ये पेशवा थे भाई आपके लास्ट, उसको कानपुर भेजा गया था। देखो मैं फिर से एक बार थोड़ी सी तुम्हें बता देता हूँ। जो लास्ट पेशवा था, बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड, इसको हटा दिया गया और इसको कहाँ भेज दिया भाई? बितूर। BITUR। ठीक है, ये कहाँ है? नियर कानपुर। और इसको पेंशन पे भेज दिया। और इसका जो अडॉप्टेड सन था नाना साहिब, इसका अडॉप्टेड सन कौन था? नाना साहिब।
क्योंकि ये अडॉप्टेड था। ये रीजन सही है कि इसको पेंशन नहीं दे रहे थे और इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे थे कि कोई राजा है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हमने देखा है जो डायरेक्ट उसका सन नहीं है उसको दे विल नॉट कंसिडर एज अ किंग, एंड जो उसकी प्रॉपर्टी होगी या जो उसका किंगडम होगा वो किसके अंडर चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, तो ये कानपुर से बंदा 1857 के रिवोल्ट में फिर पार्टिसिपेट करता है। काफी सारे रीजन थे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वॉइस रॉय की पोस्ट आ गई थी इसमें। इसके बाद आता है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, उसको बोलते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। ठीक है, और ये कब पढ़ के सुनाया था? 1 नवंबर को सुनाया था 1858 के अंदर। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। कहाँ पर? दिस इज इम्पोर्टेंट, इलाहाबाद दरबार। इलाहाबाद दरबार। अब इस इलाहाबाद दरबार में क्या हुआ था? पूरा जितने भी एम्पायर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे उनको, उनके सभी राजाओं को इनवाइट किया गया था, और जितनी भी पब्लिक थी जो आ सकते थे उन सभी को इनवाइट किया गया। और मान लो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुना रहे, नीचे राजाओं को बिठाया गया और इनको ये क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ के सुनाया गया था कि अब तुम सारे हमारे अधीन हो। इसका सिग्निफिकेंस ये था। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात क्वीन ने कही थी कि वी डोंट हैव एनी डिजायर फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। हमें अपनी टेरिटरी जितनी बढ़ानी थी हम बढ़ा चुके, हमें और नहीं बढ़ाना है। ये रिवोल्ट हो चुका था, इसीलिए इंडिया को शांत करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करी गई। इसमें लिखा गया था कि भाई हमारे लिए जो ब्रिटिशर्स हैं या इंडियंस हैं वो सब बराबर है। बट अभी आगे चल के आप देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वो जो थॉट था उनका वो तो वैसे ही रहा। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ये पॉलिटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक इसका पॉइंट मैं बता देता हूँ। उस टाइम जो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसके अंदर 4 to 5 मेंबर्स होते थे इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि कौन डिसाइड करेगा, हु विल बी द मेंबर्स? एम्पायर विल डिसाइड, क्वीन विल डिसाइड। बट इस काउंसिल एक्ट के अंदर वाइस रॉय को पावर दे दी गई कि ही कैन अपॉइंट अप टू 6 to 12 मेंबर्स इन द काउंसिल। ठीक है, अर्लियर कितने थे? 4 to 5 जो क्वीन करेगी, और उसके बाद 6 to 12 कौन अपॉइंट कर सकता है? वॉइस रॉय। दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस याद कर लो। थोड़ा सा लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग 56 से 62। तो अभी डिस्कस किया लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे का मतलब क्या भैया वॉइस रॉय? पोस्ट है यार, और कुछ नहीं है। जैसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? वॉइस रॉय बना दिया। ठीक है, सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज हो रहा है। नवंबर 1858 के अंदर जो भी रूल था इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का, इट वाज पास्ड टू क्राउन। अब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया को संभालेगा। ठीक है, इस बंदे ने ही विड्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने चलाई थी? किसी को याद है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई किसने थी? डलहौजी ने चलाई थी। ठीक है, इसने उसको हटा दिया क्योंकि क्वीन ने क्या कहा कि हमें अब और टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करना है, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया इस पॉलिसी को। उसके बाद कैलकाटा, बॉम्बे,
और मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटीज खोली गई। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स, CRPC। ठीक है, 1861। और IPC, इंडियन पीनल कोड 1862, किसके रूल में आया था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। CPC है भैया, क्या है पहले? दिस इज CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आज भी बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो उस टाइम 1861 में लिखे गए थे, हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद एक और छोटा सा बंदा है जो आया, दैट वाज लॉर्ड एलिंग। ठीक है। इसके काल में एक ही चीज हुई थी, वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट occurred during Lord Elling's period and he suppressed also। उसने उसको खत्म भी कर दिया था। तो इसके बारे में सिर्फ इतनी ही आपको नॉलेज लेनी है। उसके बाद आता है एक और बंदा, लॉर्ड लॉरेंस। नाम में लॉ है, तो ये तो हिंट बन गया आप लोगों के लिए। 1862 से 69 इसने हाई कोर्ट्स सेटअप करवाई थी। कहाँ पे? हाई कोर्ट्स एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, 1865। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट, लॉर्ड मायो। दिस इज 69 से 72। इसके टाइम में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी। इंडिया का फर्स्ट सेंसस, जनगणना, was held in 1871, पर ये पूरी तरह नहीं हुई थी। दिस was not फुल सेंसस। ठीक है, कुछ पार्ट्स रह गए थे, इन्होंने अच्छे से नहीं किया था। अगर क्वेश्चन आए कि भाई फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था, तो इट वाज 1871। और अगर आए फुल सेंसस कब हुआ था, देन इट वाज 1881। अभी देखना किसके टाइम में हुआ है। और क्योंकि सेंसस हो रहा है तो इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल सर्वे। ठीक है, उस टाइम से सर्वे की जो है प्रोसीजर शुरू हो गया था, प्रोसेस। इसी के टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बना था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है। एक बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दैट इज स्टेट ओन्ड रेलवेज। इसका मतलब क्या है? जैसे मोदी जी पूरी दुनिया में जाके कह के आते हैं इन्वेस्ट इन इंडिया, कि हमारे बिजनेसेस में आके पैसा लगाओ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनके पास इतना पैसा नहीं था। ठीक है, तो वो अपने उधर के बिजनेसमैन को कहते थे, आओ हमारे इधर पैसा लगाओ। अब किधर लगाए? रेलवे में लगा लो। तो अब पूरी की पूरी जो रेलवे थी वो अब आ गई थी एम्पायर के अंडर, स्टेट ओन्ड हो गई थी। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क करके लिखना, कि ही वॉज द ओनली वाइस रॉय जिसका मर्डर हुआ था। ठीक है, मर्डर्ड इन ऑफिस। इन ऑफिस का अर्थ ये नहीं कि ऑफिस में बैठा था वहां इसका मर्डर हो गया था। इन ऑफिस मीन्स ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। ठीक है, जो उसका कार्यकाल था उस दौरान इसकी मर्डर हो गया था। कब और कैसे? अंडमान एंड निकोबार ये गया था, वहां पे एक जेल थी जिसको हम लोग काला पानी कहते हैं। काला पानी की सजा इज इन अंडमान निकोबार, वहां जेल में डाल देते थे। वहां पे किसी पठान ने इसका मर्डर कर दिया था।
there was a Pathan. He murdered him in Andaman and Nicobar in 1872. ठीक है, Pathan and 1872 is not important. What is important is only Viceroy to be murdered in office. ठीक है, Lord Mayo. आया हुआ है क्वेश्चन. उसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक. 1872 से 76. हम ऑलमोस्ट 1900 की या 1800 के एंड तक पढ़ लेंगे इस क्लास में. ठीक है, इसके टाइम में प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया. अगर क्वेश्चन है भाई प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में जब आए थे 1875 में, तो हु वाज द वाइसरॉय? लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक. ठीक है, इसके टाइम पीरियड में एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट दैट वाज कूका मूवमेंट टुक प्लेस इन पंजाब. कूका मूवमेंट किससे रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड है. ठीक है, दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इसके टाइम में हुई थी. इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन. इम्पोर्टेंट. 76 से 80. इसी के टाइम में दिल्ली दरबार लगा था. वैसे दिल्ली दरबार 3 बार लगा है, अभी बताऊंगा कब कब लगा है. इसके टाइम में एक दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, जिसके अंदर क्वीन विक्टोरिया ने कहा था कि शी वॉज क्वीन, स्पेलिंग इज रॉन्ग, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी भारत की रानी. ठीक है, और इसको क्या टाइटल मिला था क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पे? केसरे हिंद. ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था. एंग्लो अफगान वॉर फर्स्ट किसके में हुआ था? किसी को याद है? ऑकलैंड्स फॉलीज बताया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड था उस टाइम पे. ठीक है, और इसके टाइम पे आई थी वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट ऑफ 1878. अभी थोड़ा सा नॉलेज देते हैं. दिल्ली दरबार कब कब लगा था? 3 बार दिल्ली दरबार लगा. फर्स्ट लगा 1877 में. ठीक है, किसके लिए लगाया था? क्वीन विक्टोरिया के लिए. ठीक है, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत बुरी हालत में था. ग्रेट फेमाइन से गुजर रहा था. लोगों के पास खाने को नहीं था, और इन्होंने दरबार के नाम पे बहुत पैसा वेस्ट किया, बट लोगों को खाने को नहीं दिया. ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी लिख लें किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड लिटन. ठीक है, बट क्वीन विक्टोरिया इसमें आई नहीं थी. उसके बाद होता है 1903. ये हुआ था किंग एडवर्ड 5 नहीं 7 एंड क्वीन एलेक्सेंड्रा. ठीक है, किसने किया था? कर्जन ने. ये सबसे बेस्ट था. क्यों? क्योंकि इस समय किंग नया बना था ये, बट ही ऑल्सो डिड नॉट किंग. ठीक है, फाइनली तीसरा और आखिरी, किंग जॉर्ज 5
एंड क्वीन मैरी किसके टाइम पे हुआ था? वो अभी फ्यूचर में अभी बताएंगे। ये मैंने लिखा ही नहीं है, आई मिस्ड इट। नहीं, दरबार हार्डिंग। मतलब क्या है? हार्डिंग। हाँ, पूछो। दरबार मतलब क्या है? अभी बताता हूँ। दे एक्चुअली अटेंडेड इट। दरबार मीन्स, दरबार का एक और नाम भी है, इंपीरियल दरबार बोलते हैं इसको। इंपीरियल दरबार। दरबार मीन्स अपनी पावर दिखाने का एक तरीका है यार। जैसे कि अभी दिल्ली में भी लगता है दिल्ली दरबार। इसमें केजरीवाल साहब बैठ जाएंगे, लोग इनसे आके मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और ये फिर सोल्यूशन निकालेंगे उसका। बट अगर हम बात करें ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये केवल और केवल इंडियंस की ह्यूमिलिएशन के लिए था और अपनी वेल्थ दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं। ठीक है। इनमें इनको इनवाइट किया जाता था, ये अलग बात है, ये नहीं आते थे। सिर्फ 1911 के अंदर ये आए थे। ठीक है। और सबसे ज्यादा खर्चे वाला अगर कोई पूछा जाए दरबार कौन सा लगा था, तो 1903। जैसे राजा का दरबार होता है जिसको बोलते हैं, दरबार क्या होता है? जहाँ पे राजा बैठता है। तो सेम, क्योंकि ये किंग एंड क्वीन थे, तो यहाँ इनके लिए दरबार लगता था कि राजा साहब आएंगे और वो देखेंगे, परेड वरेड होगी। जैसे 26 जनवरी की परेड नहीं करवाते अपने इधर। ठीक है। हम्म। सेम वही है। हम्म। 26 जनवरी को होती है, 15 अगस्त को होती है। सोचो सोचो। ये पता होना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। अच्छा। और एक मिनट, पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट ऑफ 18। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको उस टाइम पे कहा गया था, दिस वाज अ गैगिंग एक्ट। गैगिंग, GAGGING, गैगिंग। गैग करना किसी को, जैसे कि गैग मीन्स किसी को बोलने ना देना। ठीक है। तो उस टाइम इन्होंने ये ऐसा रूल निकाल दिया कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कोई भी जो है न्यूज़पेपर नहीं छपेगा। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा वही चलेगा, क्योंकि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई बुराई नहीं करते थे। ठीक है। तो जो लोकल लैंग्वेज में था वो, अब 1857 का रिवोल्ट हो गया है, तो नेशनलिज्म की भावना भरने के लिए लोग अब न्यूज़पेपर लिखने लगे थे, उसमें आर्टिकल जो है डालने लगे थे कि देखो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो लोगों में अवेयरनेस ना फैले, इसीलिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लोग लेके आए। ठीक है। और इसी साल में आर्म्स एक्ट भी लेके आए थे कि विदाउट लाइसेंस किसी के पास भी आर्म्स नहीं हो सकते। बट हाँ, ब्रिटिशर्स रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, चाहे उनके पास लाइसेंस हो या ना हो। ठीक है। तो ये हो गया। इसी के टाइम पे एक था, सर रिचर्ड स्ट्रैची, स्ट्रैची कमीशन आया था। ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट फेमाइन कमीशन। फर्स्ट फेमाइन कमीशन, कि भाई इंडिया में जो फेमाइन हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या करें, या अगर हो भी रहा है तो लोगों को हम कैसे बचाएं। बट ये सिर्फ पेपर के लिए था, किसी का कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता था इंडिया के अंदर। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, लिटन का पीरियड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स इसके टाइम पे हुई थी। लिटन्स पीरियड, इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स आ गया था। यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स, यानी उस टाइम नमक के ऊपर भी ये लोग टैक्स लगाने लगे थे। ठीक है। बहुत ही लिबरल विचारों का व्यक्ति था, तो ही abolished many import ड्यूटीज, और ये फ्री ट्रेड की बात करता था। ठीक है। abolished
उसके अलावा 1878 के अंदर एक स्टैच्यूरी सिविल सर्विस को एस्टेब्लिश किया गया इंडियंस के लिए, ठीक है, पर इसको हटा दिया गया, अबॉलिश लेटर। एबॉलिश की स्पेलिंग सही लिखी है क्या? ABL, गलत, एबॉलिश्ड लेटर, ठीक है। तो ये हो गया लिटन का सारा। इसके बाद अब आ गया है लॉर्ड रिपन, इंडिया के इतिहास का सबसे अच्छा, जिसने इंडियंस के लिए कुछ सोचा। लॉर्ड रिपन was the considered as one of the best viceroys that India got, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, who is called as the father of local self government, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो लॉर्ड रिपन इज द आंसर, ठीक है। इस बंदे ने हंटर कमीशन अपॉइंट किया था फॉर एजुकेशन, हंटर कमीशन, और इस हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई थी, अच्छा किसके अंडर में किया था, तो उसका नाम है सर विलियम हंटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन एजुकेशन पे किधर काम होना चाहिए, तो एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो ही इंडियंस जो हैं एजुकेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर फर्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था, और इसके अंदर चाइल्ड लेबर पे बैन लगाने की बात की थी, पर चाइल्ड इनको इसमें किसको माना गया था, चाइल्ड बिलो 7। अब एक चीज सोचो कि इंडिया की कंडीशन कितनी पुअर रही होगी कि उस टाइम 4, 5, 6 साल के बच्चे भी फैक्ट्रीज में काम करते होंगे, जब इन्होंने कहा कि 7 साल से छोटा बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, और ये कह रहे थे हमने चाइल्ड लेबर खत्म कर दिया। 7 साल का बच्चा तो बच्चा ही होता है, ठीक है। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, इल्बर्ट्स कंट्रोवर्सी, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इल्बर्ट कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, कब से कब तक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम में हुई थी, तो इट हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसके अंदर ये व्हाट वाज दिस कंट्रोवर्सी, इसके अंदर ये ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से अपोज किया था कि इंडियन जज अगर कोर्ट में है तो ही कैन नॉट पनिश अस, चाहे हमने कोई भी क्राइम किया हो, ठीक है। और जो यूरोपियंस हैं, जो भी ब्रिटिशर्स हैं या यूरोपियंस हैं, उनको केवल यूरोपियन जज ही पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। तो यूजुअली यूरोपियन जज पनिशमेंट देता नहीं था, और इंडियन जज से ये लोग पनिशमेंट लेंगे नहीं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द इल्बर्ट बट कंट्रोवर्सी, कि भाई आज अब ऐसी नौबत आ गई कि अब जो ब्लैक हैं वो वाइट को पनिश करेंगे। तो ये इंग्लैंड में भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई ये कब से अनसिविलाइज्ड पीपल सिविलाइज्ड पीपल को जजमेंट देंगे, ठीक है। सो दिस वाज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है। और इसकी वजह से वन ऑफ द रीजन फॉर इंडियन नेशनलिज्म इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज्यादा उत्तेजना लोगों में आई कि ये कैसे लोग हैं कि भाई पढ़ लिख के तो इंडियन भी जज ही बना होगा,
बट उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इंडियंस में इसको लेके भी काफी नाराजगी थी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1 मिनट, शुड वी रिकनेक्ट? यस वी शुड। एक बार दोबारा से रिकनेक्ट कर लो। अब यहाँ से थोड़ा सा नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई, और अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। नोबडी नोज कि अभी सच मामले में उनकी रिक्वायरमेंट्स या उनका एम क्या है। बस वो बुरा मानना शुरू हुआ इंडियंस को। बुरा तो खैर बहुत टाइम से ये लोग मान रहे थे, बट अब थोड़ी सी भावना की ब्रिटिशर्स हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे थे जो कि नेशनलिज्म की बात करने लगे थे। ठीक है, बहुत सारे मीन्स बहुत सारे, मोर देन 50 ऑर्गेनाइजेशंस वर वर्किंग, बट वो स्कैटर्ड थे। कोई बॉम्बे में काम कर रहा है, कोई मद्रास में काम कर रहा है, कोई यूनाइटेड एक संगठन नहीं था जो एक नेशनलिज्म की बात इंडिया में कर सके। ठीक है, अब बात है 1883 की। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, आई विल नॉट नेम ऑल। ठीक है, और इनकी मीटिंग होती है कहाँ पर? कैलकाटा। किसके अंडर? एस एन बैनर्जी। एक्चुअली यही कॉन्फ्रेंस आगे बड़ा रूप लेगी, आगे हम देखते हैं। बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये कहाँ, ये दोनों पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये चला? इसका नाम इंडियन एम एसोसिएशन। बॉस, क्या क्या क्या? शॉर्ट फॉर्म में लिखते बुक में एम बॉस यही है जो कांग्रेस का फाउंडर हुआ। करेक्ट, ए एम बोस। ये इंडियन एसोसिएशन में थे दोनों। ठीक है, तो अब ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं कैलकाटा, एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस, जो कि किसके या कौन इंडियन एसोसिएशन को ये लोग चलाते थे। इसकी सेकंड मीटिंग होती है 1885। ठीक है, इसी बीच 1884 एक बंदा है अब यहाँ से तुम लोग हिस्ट्री को कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं दिलीप? एओ। ए होम। करेक्ट। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था, आईएएस नहीं, इंडियन सिविल सर्विसेज। उस टाइम आईएएस तो कुछ होता ही नहीं था। ठीक है, और ये क्या चलाता था? इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इसने इस चीज का गठन किया, और इसकी फर्स्ट मीटिंग होनी थी पूना के अंदर, बट वहां पे कौन सी बीमारी फैल गई थी, ये क्वेश्चन आ जाता है, प्लेग। कहाँ पर होनी थी? पूना, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग, एक्चुअल मीटिंग कहाँ होती है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। महाविद्यालय, विद्यालय स्पेलिंग गड़बड़ लग रही है यार। विद्यालय कैसे लिखते हैं? महाविद्यालय, विद्यालय स्पेलिंग बताओ यार। वाई ए वाई ए एल ए वाई वाई ए, विद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पे है? बॉम्बे में। तो फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बॉम्बे। और प्रेसिडेंट कौन बने? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, कब कब हुई? 29, 30, 31 दिसंबर 1885। आज भी हर साल कांग्रेस की जो एनुअल मीटिंग है वो 31 दिसंबर के आसपास ही होती है। ठीक है, फाइनली इसका बीमारी कौन सी थी? क्या? बीमा आवाज नहीं आ रही है दिलीप। पुणे में वो कौन सी बीमारी थी आप जो बोल रहे थे? प्लेग, प्लेग, PLAQUE, दिस इज इम्पोर्टेंट। इंडियन नेशनल यूनियन का नाम नरोजी, NAROJI,
थे जो, उन्होंने कहा इसका नाम क्या कर दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हु सजेस्टेड दैट नेम ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन बी चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस? नारोजी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब जब ये कांग्रेस का गठन हो रहा था, तो सबसे पहले ये सोचो कि ब्रिटिशर्स इंडिया के बारे में क्यों सोचेंगे, उनको नहीं सोचना चाहिए। इसके दिमाग में, एओ ह्यूम के दिमाग में, कहते हैं लॉर्ड डफरिन ने ये आइडिया दिया था। और लॉर्ड डफरिन ही है जिसके पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन ने आइडिया दिया जाके एओ ह्यूम को कि भाई तुम जाओ और इंडियंस के बीच में ये बात कहो कि भाई ऐसे ऐसे यूनियन बनाते हैं, और जो भी समस्या होगी हम यहाँ पे बात करेंगे, और फिर हम में से कोई जाएगा जो ब्रिटिशर्स को हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताएगा। ठीक है, अब ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसा कोई चीज फिर से हो जाती, तो ब्रिटिशर्स उसी टाइम हिल गए थे कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, अगर फिर से कोई इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता, तो इस बार 100% ब्रिटिशर्स को डर लग गया था कि भाई हमारा यहाँ रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए लाला लाजपत राय ने, अरे कैसी साउंड, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं भाई? भैया वो कुछ एक मिनट। जो लाला लाजपत राय थे, उनके विचार कांग्रेस के प्रति क्या थे? उन्होंने इसको कहा कि इट इज जस्ट अ सेफ्टी वॉल, दिस इज इम्पोर्टेंट। सेफ्टी वॉल, जो कुकर के ऊपर सीटी होती है कि जब उसमें अंदर ज्यादा हीट हो जाती है तो वो सीटी बच जाती है। तो जब भी गुस्सा आएगा तो कांग्रेस क्या काम करेगी? सेफ्टी वॉल का, कि गुस्सा जो है काम डाउन करने के लिए, कि ठीक है हम अंग्रेजों से बात करने जा रहे हैं, तुम लोग शांत हो जाओ। ठीक है, तो ये जो चीज थी लाला लाजपत राय समझ गए थे। ठीक है, अब स्टडी थोड़ा सा जो रह गया, लॉर्ड डफरिन के बारे में हमने देख लिया कि आईएनसी फॉर्मेशन टू प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डफरिन। और जो अब आखिरी आज का हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज लॉर्ड लैंसडाउन। कब से कब तक? 1888 से 1894 तक हमने आज कंप्लीट किया। ठीक है, इसके टाइम पे आ गया सेकंड फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, इसमें कह दिया 13 साल से कम बच्चा काम नहीं करेगा कोई भी फैक्ट्री में। ठीक है, और इसी के टाइम पे ड्यूरेंट कमीशन आया था। ज्योग्राफी में पढ़ी है ड्यूरेंट लाइन? हाँ भैया, किस कंट्री अफगानिस्तान को? और इंडिया का कुछ बॉर्डर है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आज का, पाकिस्तान। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बट जो ड्यूरेंट कमीशन उस टाइम पे आया था, तो उसने क्या, किस लाइन को डिफाइन किया था? अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया, बिकॉज एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी के टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था। बस, लॉर्ड डफरिन का भी टाइम बता देता हूँ। लॉर्ड डफरिन जिसके टाइम पे कांग्रेस बनी थी, तो इसका टाइम पीरियड है 1884 से 1888। बस, आज की क्लास में यहीं पे रैप अप करते हैं। मैथ्स के कोई क्वेश्चन है तो सेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये आ जाएंगे 1900, जैसे ही शुरू होगा तो कांग्रेस के अंदर मूवमेंट्स बढ़ती जाएंगी। गांधी की एंट्री तो 1915 में होगी जाके, और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। कोई मैथ्स के डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी हैं 10 मिनट। है कोई डाउट? एक मिनट, भेजो। ढूंढना पड़ेगा। ये है नहीं भैया, अभी तो ढूंढना पड़ेगा। मैं रेशियो प्रोपोर्शन कर रहा हूँ तो डाउट ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, इजी चैप्टर। चलिए देन लेट्स अभी रैप जैसे इट। हाँ पूछो। अगर ओरिजिनली बोले तो कांग्रेस मतलब मीडिएटर की तरह तौर पे बनी थी इंडियंस और ये ब्रिटिशर के करेक्ट बीच में। करेक्ट, के बीच में ना इनको बस ये जैसे रेफरी होता है ना, कि बस वो सीटी हम्म, बजाता रहेगा, बाकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में लड़ते रहे। ठीक है, वो सिर्फ मतलब एक जैसे इंडियंस में पार्टी गुस्सा। बनाए थे पार्टी हाँ नहीं थी। बोलो। मतलब ये पार्टी बेसिकली पार्टी नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी बन गई उसके बाद में। बन गई, राइट। ये जो डफरिन ने बनने की परमिशन तो दे दिया,
बट बाद में यही कांग्रेस इनकी मतलब क्या कहेंगे, कब्र खोदने में हेल्प करेगी। ठीक है। डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से था अभी डिफरेंट। हाँ, ये सारे वॉइस रॉय थे, जितना भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, हर वॉइस रॉय के पीरियड में क्या क्या होता चल रहा है हिस्ट्री में, अभी हम वही देखते जा रहे हैं। ठीक है। ठीक। हम्म। ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।